नमस्कार दोस्तों। आज एक और हम वीडियो देखेंगे। पाथफाइंडर बुक से ही है। इम्पल्स एंड मोमेंटम चैप्टर से है। एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों एक साथ इस प्रॉब्लम में लगेंगे और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन का भी यूज़ है। तो एक ही प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 कंसेप्ट तो यूज़ हो रहे हैं, जो कि काफ़ी इसके लिए इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे मैं कहूँगा कहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करनी चाहिए। इस तरीके की प्रॉब्लम बिल्कुल जेई एडवांस में आने के बिल्कुल हकदार हैं। इस यही क्वेश्चन आ सकता है या इससे मिलता जुलता, इसी को तोड़ के मरोड़ के कुछ ना कुछ डिफॉर्म करके, बट कंसेप्ट्स सेम रहेंगे। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो डिस्क हैं, मास m की, सिमिलर मास है और हाँ, इसमें सिमेट्री का भी यूज़ हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई फिज़िक्स के प्रॉब्लम से या अपनी डेली लाइफ में भी सिमेट्री का बड़ा ही सुंदर योगदान है। इस क्वेश्चन में भी बहुत सुंदरता से सिमेट्री को यूज़ किया गया है। तो ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। m स्मॉल m राइट में और लेफ़्ट में। ये जो बड़ा वाला डिस्क है मास m का इसका जो है l सॉरी लेंथ पे ये हैं और इस वाले मास m को एक ऊपर की ओर u वेलोसिटी दे दी जाती है और ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब एनर्जी तो आपकी कंजर्व रहेगी और इसमें देखिए कोई एक बार मास m को वेलोसिटी u दे दी, उसके बाद इसमें कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब आपके जो मोमेंटम भी रहेगा वो भी कंजर्व रहेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अगर इसको समझ लें कि मोशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो फिर थोड़ा क्वेश्चन ये आसान बन जाता है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई एक जनरलाइज कंडीशन है जिसको मैंने लेके चला है कि ये कुछ m की कुछ वेलोसिटी रहेगी, इसकी कुछ वेलोसिटी। अच्छा, सिमेट्री की जो बात कर रहा था मैं, देखिए ये जो मास या डिस्क है m, इसके दोनों तरफ ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और इस सिमेट्री से ही ऊपर जा रहा है। तो इस पे अगर आप मिरर रखेंगे, यहाँ पे अगर आप कोई मिरर रखेंगे तो इधर वाला जो इमेज रहेगा और इधर को इमेज, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये देखिए, अगर इस v से जा रहा है तो ये इधर की ओर सेम v से आता रहेगा। तो ये सिमेट्री का काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा है इसमें और इस क्वेश्चन को करने में भी हम काफ़ी आसान बनाती है सिमेट्री की। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि ये मास m डिफरेंट है या ये m है, ये 2m है, तो आप सिमेट्री का यूज़ नहीं कर पाते। या कहता कि ये लेंथ l है और ये लेंथ 2l है, तो भी आप सिमेट्री का यूज़ बिल्कुल नहीं कर पाते। उसमें आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा और जटिल या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट अभी इस केस में आपको सिमेट्री दे दिया गया है तो थोड़ा सा सवाल को आसान किया गया। तो इस केस की बात मैं कर रहा था कि ये जनरलाइज केस है, दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी और मिरर इमेज रहेंगी। बट इस डिस्क, जो बड़ा डिस्क है, इस पर हम बात करें तो इस पर देखिए ये जो टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, अब ये टेंशन है, ये भी मिरर इमेज रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, टी रहेगा। तो जो टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट लगेगा, 2t साइन थीटा। तो मतलब इस डिस्क पे केवल वर्टिकल या इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको ये y और इसको मैं x लिखूं तो y डायरेक्शन में, इस y डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ही केवल एक फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मोमेंटम है वो केवल और केवल इस डायरेक्शन में ही चेंज होगा और इसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो भी ऊपर की ओर डायरेक्शन में था। तो इस पर फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर का जो मोमेंटम है ये इसका कम होता जाएगा। जैसे जैसे कि ऊपर बढ़ता जाएगा, ये बॉल्स नीचे आते आएंगे, पास में आते आएंगे, तो ये जो वेलोसिटी है m की, बड़े वाले डिस्क की वेलोसिटी, ये कम होती जाएगी। आशा है। देखिए, ये एक और कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। दूसरा कंसेप्ट लगाया हमने कि इस डिस्क का मोमेंटम केवल और केवल ये y डायरेक्शन में चेंज होगा।
पहले भी वाई डायरेक्शन में ही मोमेंटम था इसका, तो इसका मतलब इस डिस्क के पास एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो डिस्क है पहले भी यहाँ थी, बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, या इस वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड में नहीं कहूँगा, इस वाई डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कोई मोमेंटम भी नहीं आएगा। चलिए, आशा है यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बीच में बोलना चाहता हूँ कि देखिए, काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ और पूरा जी जान लगा देता हूँ, बिल्कुल आप मानिए, ताकि ये वीडियोस जो है आपके तक एकदम सिंपल और इजी तरीके से पहुँचें, सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, जो देखिए बहुत तेज़ हैं वो तो ऑब्वियसली समझ जाते हैं, तो थोड़ा सा मीडियम लेवल पे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं कंसेप्ट को समझने में, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएं और कंसेप्ट को समझें, तो उनके लिए ये सब वीडियोस में लेके आता हूँ, ताकि और एकदम आसान सरल भाषा में, जिस तरीके से कि मैंने इसको समझा हुआ है क्वेश्चन को, उसी तरीके से मैं इसको पूरा रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम देता हूँ। तो मेरी भी थोड़ा एक आशा ये है आप लोगों से कि जो भी वीडियो देख रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें, दैट्स ऑल। तो चलिए, ठीक है, तो सिमेट्री देख ली हमने, इस डिस्क मास की देख ली कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखा कि हमने हॉरिजॉन्टल या इस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़। अच्छा, पूरे सिस्टम का देखें, डिस्क मास, ये बड़ा मास, छोटा, दोनों मास, पूरा सिस्टम का देखें, तो जो टेंशन फोर्सेस हैं ये इंटरनल फोर्सेस हो गए। क्यों हो गए इंटरनल फोर्सेस? कि ये मास देखते हैं, ये इस वाले डिस्क को टेंशन टी से खींच रहा है, तो इस वाले मास को ये डिस्क भी टेंशन टी से खींच रही है। तो अगर सब एक ही सिस्टम में आ गया तो ये टी सब कैंसिल हो गए, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, ठीक है, ग्रेविटी और नॉर्मल तो लग रहे होंगे, बट उस डायरेक्शन में तो हम मोमेंटम की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो उस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अच्छा, स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं देखिए, ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएं, जब ये दोनों रस्सी हॉरिजॉन्टल हो गई, इनकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल हो गई, तब टेंशन इसमें निकालना है कि भाई इसमें टेंशन कितना होगा। दोनों रस्सी में सेम टेंशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला, देखा है कि सिमेट्री से। तो अब जब ये दोनों, कई बार लगता क्या है स्टूडेंट्स को कि भाई ये दोनों तो जब ये हॉरिजॉन्टल में होंगे तो इनकी वेलोसिटीज़ तो हॉरिजॉन्टल में होगी, यानी कि ये जो सिस्टम है, देखिए पूरा बड़ा डिस्क एम और जो छोटे डिस्क एम और एम, स्मॉल एम के, इनका जो मोमेंटम है शुरू में किस डायरेक्शन में था? देखिए, शुरू में इस डायरेक्शन में था m इंटू यू। ठीक है, अगर मैं इसको मानूँ x डायरेक्शन और इसको मानूँ y, तो x डायरेक्शन में ही मोमेंटम था। तो इस सिस्टम का हमेशा किसी भी मोमेंट के दौरान, किसी भी इसकी जो मोमेंट है, ड्यूरिंग एनी मोमेंट, इसका जो मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में ही होगा और इस mu के बराबर ही होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि जब ये यहाँ हॉरिजॉन्टल में आ गए तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी? क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि हमें कई बार अज्यूम हो जाता है कि ये जो दो डिस्क हैं, उनकी वो जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम को ले लेंगे, इसके मोमेंटम को ले लेंगे। क्योंकि देखिए, अगर इसकी जो मोमेंटम, इसकी जो मूवमेंट की बात करें, मोशन कैसे हो रही है, ये भी तो चल ही रहा है ऊपर से, ये रस्सी तनी हुई है ना, ये रस्सी जो है टॉट है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो जो बॉल की इस वाली डिस्क की वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी इन दोनों डिस्क के पास भी होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग क्या है, ये इन एक्सटेंसिबल है, ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है इन एक्सटेंसिबल्स हैं। तो अगर हम कांस्टेंट मोशन लगाएं तो ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनकी वेलोसिटी सेम ही होने वाली है। ये पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो इस डिस्क की होगी, ये पॉइंट की वेलोसिटी वही होगी जो इसकी होगी। इसका मतलब जब ये इस पोजीशन में आ गए हैं जिसका कि हमको टेंशन निकालना है, तो
एक्स डायरेक्शन में तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ठीक है, वो हमने मान लिया v1 है। अब तो इनके पास ये v1 वेलोसिटी तो है, साथ में इन दो बॉल्स के पास ये v2 की वेलोसिटी भी है ना, v2। अब अगर आप देखिए इस डिस्क पे आप बैठ जाएं, इस डिस्क पे आप बैठ के इनका मोशन देखें तो ये जो दो बॉल्स हैं ये एक यहाँ आप बैठ जाइए, देखिए इसे बैठ जाइए तो सीधा ये डिस्क, ये जो बॉल्स हैं एल रेडियस के सर्कल में घूम रही हैं। ये बॉल्स जो है एल रेडियस के सर्कल में घूम रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का इनका डिस्टेंस जो है सेम है, तो इस डिस्टेंस सेम है, इनकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सर्कुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं और रेडियस कितनी है एल। यहीं से हमारा जो है टेंशन फोर्स निकल के आएगा। उसके लिए हमको एक v2 की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको एक सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पर बैठ के, लेकिन इस बड़े वाले मास या डिस्क पे बैठ के। अब अगर हम किसी भी डिस्क पे बैठ के मोशन को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि भैया क्या इस डिस्क का जो m, जो बड़ा वाला m है, क्या इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तब तो कोई सूडो फोर्सेस नहीं लगेगा, बट अगर इसका एक्सेलरेशन है तो हमको सूडो फोर्सेस भी लगाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन हियर, कि अगर आप किसी पॉइंट या किसी प्लेस पे बैठ के किसी दूसरी वस्तु के मोशन को आप ऑब्ज़र्व करते हैं या देखते हैं, तो आपको जिस आप वस्तु पे या जिस चीज़ पे आप बैठे हुए हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा कि उसका कुछ एक्सेलरेशन है या नहीं। अगर उसका कुछ एक्सेलरेशन है तो आपको सूडो फोर्सेस का यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी इक्वेशंस गलत हो जाएंगी, आपका आंसर गलत आएगा। ये गलती भी स्टूडेंट्स कई जगह पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मैंने डिटेल में समझा दिया है, सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा, वर्टिकल डायरेक्शन या एक्स वाई एक्स डायरेक्शन लिखना चाहिए मेरे को, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एम व्यू पहला था, फिर एम वी वन प्लस 2mv1, देखिए v1 मैंने सेम रखा हुआ है। मैंने क्या बोला ना, यहाँ पे दोनों की जो ऊपर की वेलोसिटी है या इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये तीनों की सेम हो जाएगी, तो इसके लिए 2mv1 प्लस mv1, यहाँ से v1 निकल के आ गया मेरा mu प्लस m प्लस 2m। v1 निकालना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन निकालना पड़ेगा, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। हाफ mu स्क्वायर ये इनिशियल एनर्जी थी, हाफ 2 मैंने कर दिया क्योंकि दोनों बॉल्स की जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी, तो 2 इंटू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। देखिए क्यों v1 v2 स्क्वायर हो गए, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं, ये डिस्क हैं छोटी वाली, इन पे एक वेलोसिटी है v2 और एक परपेंडिकुलर ये है v1, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो वेलोसिटी हो गई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होगी। अब इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ जाएगा, वही लिख दिया है ना। ये v1 की वैल्यू आप जो है थोड़ा इसको सफल करेंगे, v1 की वैल्यू रखेंगे तो आप जो है देखेंगे कि ये इक्वेशन आपके पास निकल के आती है। बेसिकली हमको v2 निकालना है। इस वाली इक्वेशन का यूज़ कहाँ पे होगा, हमको ये v2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये v1 तो हमको मालूम है, u मालूम है, ये इनके टर्म्स में हमको v2 निकालनी है। तो यहाँ से जब आप करेंगे सॉल्व तो ये आप v2 आप निकाल पाएंगे m कैपिटल M u स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस 2m, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल है। इस पे बड़े वाले डिस्क पे बैठ के मैं किसी भी एक बॉल का मोशन एनालाइज कर रहा हूँ और फोर्स बैलेंस इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक सेंटीपिटल फोर्स लगना है, वो है mv2 स्क्वायर बाई आर v2 स्क्वायर बाई एल। v2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये लेनी पड़ेगी आपको, बराबर है ना। सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ही आपको लेनी है, तभी वो सर्कुलर मोशन करेगा। अदरवाइज अगर इधर की ओर लश लेंगे तो सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। अब इस पर बैठ के सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट मैंने बोला ठीक है, देखिए आप इस पर बैठ तो गए हैं, लेकिन इसका देखिए कुछ एक्सेलरेशन है क्या। अगर एक्सेलरेशन है तो फिर यहाँ पे आप इस बॉल पे भी आपको उसका एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपकी चीज़ें सब गड़बड़ा जाएंगी। तो अब देखिए इसका कुछ एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है। यहाँ देखिए दो टेंशन लग रहे हैं टी और टी, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर निकाल दिया, a इज इक्वल टू 2t/m। अब इस बॉल या इस डिस्क की मैंने फोर्स बैलेंस इक्वेशन बनाई, t
अब ये जो एक्सेलरेशन है देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है ना, क्योंकि टी तो नीचे की ओर है तो ये भी इधर होगा। तो इस वाली डिस्क पे जो लगेगा सूडो फोर्स वो ऊपर क्यों लगेगा, m इंटू ए। तो टी प्लस एम इंटू ए इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई एल, टी प्लस एम टू टी बाई एम। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी, बुक में भी ये दिया हुआ है। तो ये अच्छा सवाल था, कई सारे कंसेप्ट थे एक ही सवाल में। मैंने अपना बेस्ट दिया कि भैया आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स वो भी मैंने क्लैरिफाई किया कि गलतियाँ हो सकती हैं वहाँ पे। आप किसी भी पॉइंट पे बैठ के अगर इक्वेशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उस पॉइंट का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। अगर वो ज़ीरो एक्सप्रेशन है तो आप इजीली लगा सकते हैं फोर्स बैलेंस इक्वेशन, अदरवाइज़ आपको सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे। चलिए बाय बाय।